हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत पर पार्टी मुख्यालय में सभी बड़े नेता और कार्यकर्ता जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। साल 2019 के चुनाव की तुलना में बीजेपी को इस बार 8 सीटें ज्यादा मिली हैं। 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की है, यानी कि बहुमत से 2 सीट ज्यादा। ये सीधी तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हरियाणा में मिली जीत के बाद कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा हुए हैं, जिन्हें संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। और साथ ही साथ आज इस जीत को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को उन्होंने बधाई भी दी थी। नायब सैनी ने भी खुलकर सामने आकर बोला था कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जीत है। तो हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। 90 सीटों वाली विधानसभा, बहुमत का आंकड़ा 46, 48 सीटें बीजेपी ने हासिल की हैं। बीजेपी मुख्यालय में शानदार प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ है। जीत पर बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त जश्न का माहौल है। तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं और बार बार इस जीत को लेकर कहा जा रहा है कि नीतियों की जीत है। लगातार तीसरी बार हरियाणा में सत्ता पर काबिज होगी बीजेपी। 48 सीटें, बहुमत का आंकड़ा 46, बहुमत के पार 48 सीटें जीतकर एक बार फिर से तीसरी बार। हालांकि इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहा जा रहा था कि हावी है, लेकिन उन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए जिस तरीके से इस बार बीजेपी ने जीत हासिल की है और वो भी 8 सीटें ज्यादा हासिल की हैं, वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दोगुनी है। और इस वक्त ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है बीजेपी हरियाणा में। आज शाम जिस वक्त नतीजे आ रहे थे जीत के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात, फोन पर बात भी की, उनको बधाई भी दी। नायब सैनी ने भी खुलकर कहा कि ये प्रधानमंत्री की नीतियों का ही नतीजा है। तो बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जहां पर जीत के बाद जश्न का माहौल है। तस्वीरें लेते, सेल्फी लेते, ढोल नगाड़ों के साथ इस जीत का जश्न मनाते हुए तमाम कार्यकर्ता इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री मौजूद हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर मौजूद है। और इस वक्त ये तस्वीरें सीधी वहां से, जहां पर अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही क्षणों में, जिसमें जीत की बधाई तो होगी ही, लेकिन साथ ही साथ क्या कहते हैं प्रधानमंत्री इसको लेकर, उस पर भी नजर रहेगी। और ये वही पारंपरिक तरीके से जीत के बाद जिस तरीके से हर बार बीजेपी मुख्यालय में जीत का जश्न होता है, प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जाता है फूल माला पहनाकर, वही तस्वीरें इस वक्त यहाँ मंच से नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री के एक तरफ है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद है मंच पर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में इस बार बीजेपी बनाने जा रही है, तीसरी बार। और 48 सीटें, 90 सीटों की पूरी विधानसभा है, जिसमें जो बहुमत का आंकड़ा है वो 46 है। बीजेपी ने 48 सीटें हासिल की हैं और इस जीत से पूरी तरह से गदगद बीजेपी। भारत माता की, भारत माता की। सब अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की। देखिए किस तरीके से भव्य स्वागत हुआ प्रधानमंत्री मोदी का जिस वक्त वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। जिनके नेतृत्व में हमने प्राप्त की है वो आज यहाँ मौजूद है और जिनके मार्गदर्शन में हमने ये चुनाव लड़ा, ऐसे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि वो हम सबको आकर यहाँ। और इस जीत का जश्न केवल हरियाणा या फिर दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, ये रांची की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वहां भी बीजेपी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ इस जीत का जश्न मना रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले तस्वीरें आई थी गुजरात की, वहां पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ इस जीत का जश्न मनाया है। और इस वक्त जेपी नड्डा मंच पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री आज के इस आभार कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित हम सबके यशस्वी नेता
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हारी बाजी को जीतने वाला ही सिकंदर कहा जाता है और इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यही कारनामा कर दिखाया है। लगातार तीसरी जीत और वो भी ज्यादा सीटों के साथ जश्न तो बनता है। हरियाणा में इस बार कांग्रेस का सत्ता में आने का ख्वाब फिर टूट गया। हरियाणा में विधानसभा के नतीजों ने सबको चौंका दिया। सभी एग्जिट पोल और पॉलिटिकल पंडितों के दावे गलत साबित हो गए। बीजेपी लगातार तीसरी दफा सरकार बनाती हुई दिख रही है। जाट बनाम गैर जाट की राजनीति के बीच बीजेपी ने हरियाणा के 57 साल के इतिहास में नए आयाम हासिल कर लिए। लगातार एक झूठ बोलने का, भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे। जनता ने कांग्रेस की बात को नकारा, भारतीय जनता पार्टी की बात को उन्होंने सराहा, स्वीकार किया और मैं समझता हूं कि एक जनता ने एक ऐसा संदेश दिया है कि मोदी जी के जो सरकार की नीतियां हैं, मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा काम करने का तरीका है, कार्यपद्धति का, वो जनता के ऊपर असर कर रहा था और जनता ने उसका प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई है। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है कि हरियाणा में आज तक किसी भी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बनी थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। 36 जातियों के बगैर हरियाणा की राजनीति का जिक्र अधूरा है। 21% दलित और अल्पसंख्यक वोटों के अलावा कांग्रेस की नजर जाट वोटों पर भी थी। किसान आंदोलन के बाद से बीजेपी से जाट समुदाय की दूरी की आशंका के बीच वो जीत मान बैठी थी। इसके उलट बीजेपी गैर जाट और ओबीसी मतदाताओं को अपने पक्ष में एकजुट करने में कामयाब हो गई, जिसने बीजेपी को सत्ता और जीत की हैट्रिक तक पहुंचा दिया। जश्न अब शुरू हो चुका है। बीजेपी हेडक्वार्टर्स में तमाम कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं। सेलिब्रेशन अब बीजेपी हेडक्वार्टर में चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। मोदी इज द बॉस का पोस्टर भी लेकर लोग पहुंचे हैं। विधानसभा चुनाव से करीब 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बदलने का फॉर्मूला भी काम कर गया। इसी साल मार्च में बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था, ताकि मतदाताओं के स्तर पर किसी तरह की नाराजगी को समय रहते दूर किया जा सके। उत्तरी हरियाणा से आने वाले नायब सिंह सैनी के नाम पर मतदाताओं ने बीजेपी पर भरोसा जता दिया। जैसे लोग बोल रहे थे कि काफी मुश्किल होगा, कांग्रेस पार्टी तो अभी तक हार नहीं मानी। नहीं, देखिए, कांग्रेस अपने सपनों में जीती है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने लोगों के हित में मजबूत काम किए हैं और उसका नीचे लोगों तक लाभ भी पहुंच रहा है। ये हरियाणा प्रदेश के लोगों की जीत है। कांग्रेस को तो अभी भी सपने में है, हम ही जीत रहे हैं। परखण का भाई अपना कौन पराया से विकास की धुन में अपना सेनी साहब। ये दूसरी बार है जब बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर चुनाव लड़ा था। इससे पहले साल 2019 में मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया था। तब उनके नाम पर पार्टी चुनाव में महज 40 सीट जीत पाई। शायद यही वजह रही कि मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री के तौर पर अपना दूसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। फिर भी कांग्रेस का 10 साल लंबा इंतजार खत्म नहीं हुआ। पार्टी की हार पर आत्ममंथन के नाम पर हुड्डा और शैलजा की गुटबाजी एक बार फिर सामने आ गई। इशारों इशारों में हरियाणा में कांग्रेस का सबसे बड़ा दलित चेहरा कुमारी शैलजा बहुत कुछ कह गयी। आज जब ऐसा नतीजा आता है तो निराश हो जाते हैं सब, निराशाजनक बात है ये। लेकिन अब हमको इन सब बातों को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल ऐसा तो नहीं चलेगा। देखना होगा कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं
जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। स्टेट में क्या मैसेज गया है, किस लिए लोग कांग्रेस की सरकार बनाते हुए पीछे हट गए हैं। जो एक माहौल बनाया राहुल जी ने, वो उस माहौल को एकदम निगेट कर दिया, खत्म कर दिया। इसके लिए क्या कारण हुए, ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। हरियाणा में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही था, मगर आम आदमी पार्टी, जेजेपी, आईएनएलडी और बीएसपी जैसी पार्टियां भी मैदान में कूदी थी। जिन सीटों पर उम्मीदवारों के बीच बड़े फासले हैं वहां तो नहीं, लेकिन जहां कांटे का संघर्ष है वहां इन छोटे दलों की तरफ से कांग्रेस का खेल बिगाड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ये तो बात हुई हरियाणा की, लेकिन हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव हुए हैं जिसके नतीजे बीजेपी की उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए हैं। जो ये मानकर चल रही थी कि इस बार कश्मीर की घाटी में कमल खिलेगा। केंद्र शासित राज्य में 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। यहां भी 90 विधानसभा सीटें हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस 6 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही है। वहीं इस बार अकेले लड़ी महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को महज 3 ही सीटें मिली हैं और उसे इस बार 25 सीटों का नुकसान हुआ है। आम आदमी पार्टी जेपीसी यानी कि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के खाते में एक सीट आई है। 7 निर्दलीय यहां से जीते हैं। तो 90 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा यहां भी 46 है। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों में से 43 जम्मू और 47 कश्मीर संभाग में आती हैं। जम्मू रीजन की आधी ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने के साथ ही बीजेपी वहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हालांकि कश्मीर में बीजेपी के हाथ इस बार भी खाली रह गए। 47 सीटों वाले कश्मीर क्षेत्र में बीजेपी का एक भी सीट नहीं आई, खाता भी नहीं खुल पाया। 2024 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को जम्मू की सभी 25 सीटें हासिल हुई थी, तब भी कश्मीर के एक भी प्रत्याशी ने जीत हासिल नहीं की थी। हालांकि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के हटने के बाद बीजेपी ने कश्मीर घाटी के लिए कई बड़ी योजनाओं का खाका भी तैयार किया, जिनका इन चुनावी नतीजों पर कोई असर नजर नहीं आया। अब सवाल यही उठता है कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद नए कश्मीर का वायदा बीजेपी को चुनावी फायदा क्यों नहीं पहुंचा सका, जबकि नए कश्मीर के तहत मोदी सरकार ने विकास, नौकरियां, सुरक्षा देने का पूरा जोर लगाया था। फिर भी बीजेपी कश्मीर घाटी में एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई। अब कोशिश तो यही की जाएगी कि सबको मिलके हम जो है आगे बढ़ें। मुझे इस बात का एहसास है कि हमारे अलायंस में जम्मू का एक अच्छा खासा हिस्सा है जिसकी आवाज़ वहाँ होगी नहीं। अब जो हुकूमत बनती है आने वाले दिनों में, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भी होगी कि वो जम्मू के लोगों को ये एहसास ना होने दें कि ये हुकूमत उनकी नहीं है। जम्मू के जिन बेल्ट्स ने बीजेपी की मदद की, अब बीजेपी इस हुकूमत में शामिल है नहीं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि वो इस हुकूमत में शामिल नहीं है। जो भी कल परसों जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनता है, वजीर आला बनता है, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि जम्मू के लोगों को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिलना चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि ये भी उनकी हुकूमत है जिस तरह ये कश्मीर के लोगों की हुकूमत है। चलिए अब आपको हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़े कुछ रोचक और दिलचस्प आंकड़े भी बताते हैं। हरियाणा में 8 सीटों पर जीत का अंतर 2000 से कम रहा है। बीजेपी ने 2 सीटें 2000 से कम अंतर से जीती हैं। कांग्रेस ने 5 सीटें 2000 के कम अंतर से जीती हैं। 3 सीटों पर जीत का अंतर महज 1000 वोटों का रहा है या उससे भी कम। उचाना कला सीट से बीजेपी के देवेंद्र छतबुज सिर्फ 32 वोटों से जीत हासिल कर पाए। हरियाणा की बधरा विधानसभा सीट पर एक उम्मीदवार को महज 17 वोट मिले हैं। यह भी एक दिलचस्प आंकड़ा है। जम्मू कश्मीर में 7 सीटों पर जीत का अंतर 1000 वोटों से कम रहा है। जम्मू कश्मीर में पहली बार आम आदमी पार्टी जीती है। जम्मू की डोडा सीट पर आपके महराज मलिक ने जीत हासिल की है। कश्मीर क्षेत्र में बीजेपी को एक भी सीट हासिल नहीं हो पाई। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना अपना चुनाव हार गए।
महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती अपनी पैतृक सीट से चुनाव हार गई है। तो ये आज के चुनावी नतीजों के कुछ दिलचस्प आंकड़े, कुछ दिलचस्प पहलू। अब बात भारतीय वायुसेना की कर लेते हैं। आज इंडियन एयरफोर्स का 92वां स्थापना दिवस है। 4 लड़ाकू विमानों से शुरू हुआ ये काफिला आज सुखोई, तेजस, राफेल जैसे विमानों तक पहुंच गया है। 92वें स्थापना दिवस का जश्न चेन्नई के तामरम बेस पर मनाया गया, जिसमें अलग अलग फाइटर जेट्स ने आसमान में करतब दिखाए और भारतीय वायुसेना की आन बान और शान की झलक दुनिया ने देखी। आसमान में एयरफोर्स के शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस की तस्वीरें दिखाई दी। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वायुसेना के जवानों को बधाई दी। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी और इसीलिए हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। एयरफोर्स डे यानी वायुसेना दिवस पर यह दुश्मन को सीधा संदेश है कि चाहे वो आसमान की अनंत ऊंचाइयां हो या फिर चुनौतियों की असीम गहराइयां, भारत के वायुवीरों के शौर्य के सामने दुनिया का कोई दुश्मन टिक नहीं सकता। आज वायुसेना अपना 92वां स्थापना दिवस मना रहा है। 4 लड़ाकू विमानों से शुरू हुआ ये काफिला आज सुखोई, तेजस और राफेल जैसे विमानों तक पहुंच गया है। भारतीय वायुसेना के 92 स्थापना दिवस का जश्न पहली बार चेन्नई की तावरम बेस पर कुछ इस अंदाज से मनाया गया। इसके बाद अलग अलग फाइटर जेट्स ने आसमान में करतब दिखाए और भारतीय वायुसेना की आन बान और शान की झलक दुनिया ने देखी। शो के दौरान एक के बाद एक लड़ाकू विमान आते रहे और अपने हैरत अंगेज करतब दिखाकर दर्शकों को रोमांचित करते रहे। आसमान में एयरफोर्स के शौर्य, पराक्रम और अदम्य साहस की तस्वीरें दिखाई दी तो जमीन पर एयरफोर्स बैंड ने समा बांधा। इस दौरान भारतीय वायुसेना के पैराग्लाइडिंग दस्ते ने भी अपने करतब दिखाए। पैरा ट्रूपर्स टीम ने दिखाया कि कैसे जरूरत के वक्त भारत का एक एक जवान अपनी जान हथेली पर रख देश की रक्षा करने की हिम्मत रखता है। भारतीय वायुसेना स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना के जवानों को बधाई दी। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि हमारे बहादुर वायु योद्धाओं को वायुसेना दिवस की शुभकामनाएं। हमारी वायुसेना उनके साहस और व्यावसायिकता के लिए प्रशंसित है। हमारे राष्ट्र की रक्षा में उनकी भूमिका अत्यंत सराहनीय है। इस दौरान भारतीय थल सेना ने भी अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट कर भारतीय वायुसेना को शुभकामनाएं दी हैं। इस वीडियो में वायुसेना के पराक्रम और शौर्य को दर्शाया गया है। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी। इसीलिए हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। देश के स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। आजादी के बाद वायुसेना के नाम से रॉयल शब्द को हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया था। 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना का पहला दस्ता बना, जिसमें 6 ट्रेंड ऑफिसर और 19 हवाई सिपाहियों को शामिल किया गया था। भारतीय वायुसेना पिछले 9 दशकों से देश के आसमान में एक मजबूत प्रहरी की भूमिका निभाती आई है। हिंदुस्तान ये जानता है कि जब तक उसके आसमान पर इन वायुवीरों की नजरें टिकी हैं, तब तक देश की धरती को कोई बुरी नजर छू भी नहीं सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब बात करते हैं दुर्गा उत्सव की। नवरात्र के मौके पर कहीं गरबा, कहीं डांडिया की धूम है और कहीं दुर्गा पंडालों की रौनक देखते ही बन रही है। मां अंबे की आराधना के लिए जगह जगह पंडाल सजे हैं। नवरात्र के दौरान पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की एक अलग ही रौनक नजर आती है। यहाँ हर साल भक्ति की मानो भक्ति का समंदर उमड़ पड़ता है। जितने दुर्गा पंडाल, उनकी थीम भी उतनी ही अलग अलग होती है। चलते सीधा सूर्याग्नि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्याग्नि, कहां पर, किस पंडाल में आप मौजूद है? दिखाइए इस बार क्या थीम है इस पंडाल का?
वैसे तो आज पंचमी है, लेकिन इस भीड़ से लगता नहीं कि आज पंचमी है, कहीं ना कहीं लगता है षष्ठी या फिर अष्टमी का दिन है। हम लोग हमारी मौजूदगी जो है वो कोलकाता के बालीगंज कल्चरल क्लब के सामने है। पहले तो आपको दिखाएंगे इस पंडाल का जो क्राफ्ट्समैनशिप है। इसका नाम आरशे नगर है। आरशे नगर का मतलब जो होता है, अगर इसको सिंप्लीफाई करके समझाए तो ये हॉल ऑफ मिरर्स है। हॉल ऑफ मिरर मतलब ये जो पूरा काम देख रहे हो आप, ये कांच का है। और इसी के बाद अगर यहाँ से जिनको देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, इसी पंडाल में नहीं बल्कि हर एक पंडाल में, वो है माँ की प्रतिमा। और यहाँ पे अगर आप देखें, हम ये रास्ते से ही माँ की प्रतिमा को देख पा रहे हैं। हमारे कैमरा पर्सन किरणजीत आपको दिखाएंगे जूम करके और थोड़ा सामने जाकर भी कि इस बार यहाँ पे जो एक बहुत पॉपुलर सा पंडाल है कोलकाता के, साउथ कोलकाता के इलाके में बिल्कुल बालीगंज पंडाल की तस्वीरें सूर्याग्नि दिखा रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम आपको सीधा लिए चलते हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां पर जीत का जश्न, हरियाणा में मिली जीत का जश्न मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं। लगातार कमल खिला है। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है। गीता की धरती पर सुशासन की जीत हुई है। हर जाति, हर वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया है। साथियों, जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए। वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। तो बीजेपी मुख्यालय में जीत का जश्न और प्रधानमंत्री का कार्यकर्ताओं को संबोधन। इसी के साथ फिलहाल अच्छी और सच्ची खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए गुड न्यूज।